दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अब भारतीय सेना का चार्ज शुरू होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आज की आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसे देखकर आपको यह पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ऐसा क्यों होने वाला है। और ये जैसे ही बात पता चली आसिम मुनीर को, वो फौरन भाग गया सऊदी। और सऊदी किस काम के लिए भागा है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बगल में ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको भी जरूर दबाना। दोस्तों, हमारे वीडियोस को दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है वेस्टर्न पावर्स द्वारा। आप जो है वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर भारतीय के पास ये वीडियो पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे और सारे लोग जो है जागरूक हो सके। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसे आपको पूरी अच्छी तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि अब जो है भारतीय सेना चार्ज करेगी पूरी तरीके से। पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, यह आपको मैंने बताया था। किस तरीके से प्रोटेस्ट में साजिश रची जा रही थी, यह आपको मैंने बताया था। अब जो है आगे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से अब भारत पलटवार करने वाला है। दोस्तों, ये देखिए प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है ये चल रहा था पीओके के अंदर, है ना, अभी भी चल रहा है। ये जेडब्ल्यूसी द्वारा ये प्रोटेस्ट चल रहा था। देखिए, गुलाम कश्मीर में हो रहे नरसंहार से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। और ये षड्यंत्र कब किया गया? षड्यंत्र 2 दिन पहले किया गया। 250 चीनी, यहां पे चीनी आर्टिलरी लगा दी थी ना बॉर्डर पे। तो ये क्यों किया गया, आप भली भांति चीजों को समझ चुके हैं कि ये जो है ध्यान भटकाने का काम कर रहा था आसिम मुनीर। और ये चीजें सफल नहीं हो पाई तो अब भागा है सऊदी में। और इसे पता चल गया है कि अब जो है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पर लग चुकी हैं। तो फटाफट जो है ये सऊदी की तरफ रवाना हुआ। मुन्नी भाई गया है मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, और वहां पे उसने क्या डील करी है ये आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। श्रीनगर पीओके में चुनाव के बीच भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश, हैंडलर्स की बातचीत पर एजेंसियां अलर्ट। दोस्तों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा काम करती है। हमारे एनएसए को मेरा सल्यूट है कि वो हमारे देश के लिए इतने साल से काम कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए किस तरीके से आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी। पीओके से ध्यान हटाने के लिए भारत पे आतंकी हमला होगा तो सारा मीडिया का ध्यान जो है, इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान जो है वो कहां जाएगा, जो है हिंदुस्तान के अंदर जाएगा और पीओके से ध्यान हट जाएगा। दोस्तों, ये समझिए, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए किस तरीके से ये काम कर रहा है ध्यान भटकाने का। और अब जो है ये सऊदी की तरफ भागा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन जैसे ही पता चला हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, वो काम पर लग गए। अब पूरी तरीके से काम पर लग गए। पूरा हाई अलर्ट है श्रीनगर के अंदर। और दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है हमारा स्वतंत्रता दिवस। और दोस्तों इनकी प्लानिंग चल रही थी कि 15 अगस्त को हम क्या करेंगे, भारत के अंदर कोई ना कोई आतंकी हमला करेंगे। और दोस्तों ये अलग अलग जगह पर चल रही थी, आपको बताऊंगा किस तरीके से यहां पे अलग अलग जगह पर आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी। दोस्तों ये है पंजाब, देखिए स्वतंत्रता दिवस के पहले पाक का पंजाब में अशांति फैलाने का षड्यंत्र। सोचो, अभी मैंने आपको बताया श्रीनगर और अभी देखिए पंजाब। देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पे इनकी प्लानिंग चल रही है कि 15 अगस्त से पहले हम भारत में अशांति फैला दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले जो है ये हम भारत में क्या कर दें, आतंकी हमला कर दें। समझिए आप इस बात को। देखिए 7 महीने में पकड़े गए 10 आतंकी मॉड्यूल। 10 आतंकी मॉड्यूल कम नहीं होते दोस्तों, काफी है इतना आतंकी हमले करने के लिए। बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है हमेशा तैयार हैं। दोस्तों आपको एक वीडियो पहले मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में कि किस तरीके से पंजाब पुलिस ने यहां पे पकड़ा था कि आईएसआई यहां पे फंड कर रही थी। आईएसआई का हाथ था जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे, और जैसे ही ये पकड़ा इनका ट्रांसफर करा दिया गया। फटाफट इनका ट्रांसफर कराया पंजाब से। पंजाब में किसकी सरकार है, आप समझते हैं इस बात को। और फटाफट जैसे ही ये बात आगे आई कि आईएसआई इसके पीछे है, इनका ट्रांसफर करा दिया गया। भाई समझिए आप इस बात को, किस तरीके से बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर एक भारतीय के पास ये चीजें पहुंच गई हैं, ये जानकारी पहुंच गई है। आप इस बात को समझिए। देखिए आईएसआई बैक्ड मॉड्यूल एलिजिडली प्लान्ड पेट्रोल बम अटैक ऑन जंतर मंतर, क्लेम पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने यहां पे सीधी तरीके से बताया था कि यहां पे किस तरीके से इनकी साजिश चल रही थी कि हम बम फेंकेंगे जंतर मंतर पर। ये पार्लियामेंट में दोस्तों घुसने वाले थे। वहां पे पुलिस इतनी तैनात थी और लोग तब ये सवाल उठा रहे थे कि इतनी पुलिस AK-47 के साथ क्यों खड़ी है। भाई बच्चों के लिए नहीं खड़ी थी, इन्हीं आतंकियों के लिए खड़ी थी कि ये आतंकी अपना बच्चों का सहारा लेकर अपने मंसूबे ना पूरे कर पाए।
और यही चीजें चल रही थी और इसी प्लान का पर्दाफाश किया पंजाब पुलिस ने, और पर्दाफाश करते ही ट्रांसफर करा दिया। पर्दाफाश करते ही ट्रांसफर करा दिया भाई। देखिए आप किस तरीके से यहां पे बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए ये मौलाना क्या कहता है, आप इसकी बातों को सुनिए एक बार। कह रहा है कावड़ उठाने वाले नशेड़ी भंगेड़ी आतंकवादी होते हैं। देखिए एक बार सुनिए इस बात को, एक बार पढ़िए कि ये क्या कह रहा है। और ये हमारे भारत के मौलाना है। दोस्तों मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था किस तरीके से यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा था कि मदरसा में जो लोग हैं वो सब आतंकवादी हैं, और ये बात बिल्कुल सच कही थी। आपका इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ये किस तरीके से जो है हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, लेकिन इसका कोई मंसूबा पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे योगी जी अभी हैं और योगी जी आगे प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। ये बात ध्यान रखें ये, और फिर जो इनके जो होने वाला है ना वो यही जानेंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। फिर अभी जो है ये बातें बोल पा रहे हैं क्योंकि यहां पे अभी मोदी जी हैं, लेकिन जैसे ही योगी जी आएंगे इन ये दिखेंगे नहीं आपको, दिखेंगे नहीं आपको, कहीं भी बोलते हुए नहीं दिखेंगे। अभी बोल लो जितना बोलना है, जैसे ही इनकी सरकार आई, जैसे ही ये कुर्सी पर बैठे, भारत की गद्दी पर बैठे, खत्म हो जाएगा, इनका सर्वनाश हो जाएगा पूरी तरीके से। आपको और भी चीजें बताने के लिए है। देखिए किस तरीके से यहां पे मैंने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया, किस तरीके से पाकिस्तान नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, नैरेटिव को घुमाने की कोशिश कर रहा है कि भाई किसी भी तरीके से ये पीओके का ध्यान हट जाए, लेकिन किसी का भी पीओके से ध्यान नहीं हट रहा है। जिस तरीके से मसैकर हुआ पीओके के अंदर, 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई यहां पे। देखिए कितना बड़ा मसैकर देखने को मिला, और एक भी मीडिया आप बता दो मुझे, एक इंटरनेशनल मीडिया बता दो जो इसको कवर कर रही है। सोचो इस बात से जो है नैरेटिव किस इसी से पता चल जा रहा है यार कि किस तरीके से नैरेटिव जो है यहां पे बनाने की कोशिश की जा रही है। वही जो है कश्मीर और श्रीनगर में कुछ हुआ, चालू हो जाएंगे वेस्टर्न मीडिया वाले, कह रहे भाई यहां पे ये होता है, भारत में ये होता है, वो होता है। लेकिन पीओके के अंदर इतने दिन से नरसंहार चल रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है कि हम कुछ बोल दें। और अल जजीरा ने बोलने की कोशिश की, कतर का अल जजीरा बैन करा दिया जी। और अब क्या कर रहे हैं, अब जितने भी मीडिया हैं उनको बैन कर दिया है। जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हैं जो पीओके के बारे में छाप रहे थे कि भाई यहां पे नरसंहार हो रहा है, मैसेकर हो रहा है, हटा दिया, उनको बैन कर दिया पूरी तरीके से। व्हाट्सएप बैन कर दिया। इस तरीके से देखो व्हाट्सएप पे जो है चीजें फैलती हैं, वैसे ही व्हाट्सएप बैन कर दिया कि भाई ये इंफॉर्मेशन ना फैल जाए, अंदर की बात, जितनी हमारी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, जितनी पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है वो बाहर ना फैल जाए। व्हाट्सएप बैन कर दिया जी। वी चैट लेकर आए हैं। वी चैट किसका है, आप भली बात ही समझते हैं, चाइना का है वी चैट। हमने बैन कर रखा है अपने देश में, हम समझते हैं इस बात को, है ना। लेकिन ये जो है चाइना के हिमायती बने फिरते हैं। इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप को बैन कर दिया कि भाई हमारा इंफॉर्मेशन ना फैल जाए। देखिए पूरा कश्मीर हमारा है, ये कौन बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल हैं ये। और इन्होंने ये बोला है कि पीओके में नरसंहार पर गुस्साया भारत, और कह रहे हैं कि यहां पे बर्बरता की जा रही है, किस तरीके से लोगों के साथ लोगों को मारा जा रहा है। 100-150 लोग तो ऐसे ही अभी गिनी गई हैं लाशें, कितनी अनगिनत लाशें हैं ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और यही जैसे ही मीडिया ने छापने की कोशिश की, अल जजीरा ने छापने की कोशिश की, फटाफट बैन किया। और उसके बाद जो है जैसे ही ये बैन हुआ, बाकी मीडिया ने भी छापने की कोशिश की, बैन करा दिया जी। अब ये सोचो ये भारत में कभी हो सकता है क्या? भारत में एक जगह अगर कुछ हो जाए ना, श्रीनगर में, कश्मीर में, तो यहां पे उठकर खड़े हो जाते हैं इंटरनेशनल मीडिया, अरे भाई भारत में ये हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, यूएन में बात चलने लग जाएगी कि ये हो रहा है कश्मीर में, देख लो जी। लेकिन यहां पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सारे जो हैं ट्रंप के ही तो हैं, ट्रंप के ही बच्चे हैं ये सारे, है ना। ये जो अमेरिका के ही तो बच्चा है ये, समझो इस बात को। तो यहां पे ये चीज पे सवाल कभी नहीं उठने वाला है, लेकिन भारत इसको भली भांति समझता है ना। इसलिए भारत के अंदर जो है प्लानिंग चल रही है अभी भारत में कि किस तरीके से जो है इसका रिटेलिएशन करना है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि एजेंसियां जो है वो पीओके के ऊपर काम कर रही हैं कि जो है हम इसको रखे अपने पास, अपना ही है लेकिन कब्जा कर रखा है। दोस्तों कब्जा करने वाला कभी असली मालिक नहीं होता, ये आज मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान भले ही कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन कब्जा करने वाला उसका असली हकदार कभी नहीं होता, ये दुनिया जानती है ना। लेकिन यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसियां काम पर लगी हुई हैं कि किस तरीके से यहां पे चीजों को किया जाए। और इसी का जैसे ही ये बात पता चली आसिम मुनीर को, वो फटाफट भागा सऊदी में। और क्या सऊदी में किया है ये आपको बताता हूं मैं। देखिए किस तरीके से बैन किया, यहां पे मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। वहां पे कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहता है ये। और ये क्यों बैन किया है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, किस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन निकालकर बलोचिस्तान को दी गई थी कि बलोचिस्तान वाले जाके मारे इनको ठोके पूरी अच्छी तरीके से। क्योंकि ये जो है बलूचिस्तान तो निकलेगा ही, खैबर पख्तूनवा निकलेगा बाहर, और ये छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा जिनको कभी भी लात मार के बाहर निकाल देंगे हम।
समझो इस बात को। यहां पे देखिए पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर लगाया नए प्रतिबंध। देख लो जी, इस तरीके से यहां पे मार रहे हैं लोगों को। अब देखो मैं आपको बताता हूं एक बात, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है ना, यहां पे सरकार अलग सोचती है और जनता अलग सोचती है। जनता कुछ और सोचेगी, सरकार कुछ और सोच रही है। ये हमेशा डिक्टेटरशिप में देखा गया है, और ये डिक्टेटरशिप ही है। ये तो भाई ये महज पुतला है, ये आसिम मुनीर का पुतला है। असली काम तो आसिम मुनीर ही कर रहा है, सारे काम तो वही कर रहा है। सऊदी में जाकर मिल रहा है, चाइना के साथ मीटिंग कर रहा है ना। ये क्यों किया जा रहा है आपको बताऊंगा। पीओके का क्या मामला है आपको आगे बताता हूं वीडियो में। देखिए किस तरीके से एफसीआरए पर किस तरीके से यहां पे बातचीत चल रही है, ये भी आपको बताता हूं। देखिए एफसीआरए संशोधन पर विदेश मंत्रालय का पलटवार। दोस्तों कुछ टाइम पहले किस तरीके से जो है यूएस किस तरीके से बना रहा था दबाव भारत के ऊपर कि भाई यहां पे जो है नहीं आना चाहिए एफसीआरए, और इनके पास खुद का है, इनके पास खुद के लॉज हैं। आपको सारी चीजें इनकी पोल खोलूंगा, अभी एक्सपोज करूंगा। पूरी वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, इन सबको एक्सपोज करने वाला हूं इस वीडियो में। किस तरीके से ये एफसीआरए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुद के देश में सारे कानून बनाए हुए हैं, लेकिन ये चाहते नहीं है कि हमारा देश जो है सशक्त बने। ये नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा देश जो है आगे बढ़े, उन ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि इन्हें खटकते हैं हम आंखों में, और हमेशा खटकते रहेंगे। देखिए किस तरीके से यहां पे, लेकिन हमारे अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, इस बात पर अड़ गए हैं कि ये बिल तो आएगा जी, ये तो हम लाएंगे एफसीआरए। आपको जो करना है आप कर लीजिए, वेस्टर्न पावर्स जितना दबाव बनाना है आप दबा लीजिए, जितने आपको सैंक्शंस लगाने हैं आप लगा लीजिए, है ना। लेकिन ये बात याद रखना कि हमारे यहां से भी एक्सपोर्ट होता है यूएस में। ये बात ट्रंप भी याद रख ले, ट्रंप को भी ये पता होना चाहिए, है ना। अपनी विफलताओं को छिपाना बंद करो इस्लामाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान आया है, भारत की तरफ से बयान आया है कि ये अपनी विफलताओं को छिपा रहे हैं। इस्लामाबाद ही तो कंट्रोल कर रहा है ना पीओके को। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि ये क्या कर रहे थे, ये पीओके के अंदर इलेक्शन करवा रहे थे, और इलेक्शन करवा के ये सोच रहे थे कि हम अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे जी, कि हमारा जो है पीओके पर पूरा अधिकार है। लेकिन ये चीजें जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। कुछ पता ही नहीं चला इन्हें, और इतनी सारी चीजें हो गई पीओके के अंदर, और इन्हें भनक भी नहीं लगी। लोग जो है सड़कों पर उतर गए, किस लिए? रोजगार के लिए, आटे के लिए उतर आए थे कि भाई इतना महंगा है ना, 300 रुपए किलो जो है आटा मिल रहा है वहां पे। सोचो 300 रुपए किलो आटा मिल रहा है, इस बात के लिए जो है वहां पे लोग उतर गए थे। तो यहां पे सीधा कंट्रोल ये बताना चाह रहा था कि हमारा जो है पूरा कंट्रोल है पीओके के अंदर, लेकिन इनका जो है खुद का ही दाव उल्टा पड़ गया। ये देखिए, ये जो है ये अमेरिका संसद में है, ये अमेरिका का दल्ला है एक तरीके से। ये कह रहा है भारत का एफसीआरए बिल यह ईसाइयों पर एक स्पष्ट हमला है। सोचो, ईसाइयों पर हमला है भाई। क्या भारत में और धर्म नहीं रहते हैं क्या? और धर्म नहीं है? हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम नहीं रहता, सिख नहीं रहता, ईसाई नहीं रहता, नहीं रहता ये धर्म? एक बार इसको बताओ यार, ये चीजें इसको पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है क्या ये? भारत में कितने धर्म रहते हैं इसे पता ही नहीं है। बौद्ध धर्म नहीं रहता यहाँ पे, जैन धर्म नहीं रहता यहाँ पे। अबे तुम्हें जितने धर्म नहीं पता होंगे ना, उतने धर्म हमारे भारत में रहते हैं। समझो इस बात को। यहां पे देखो, इसको एक्सपोज करता हूं। देखो यूएसए के पास क्या है, यूएसए के पास एफएआरए है। देख लो यूएसए के पास एफएआरए है, और कब लाया था? देख लो 1938 में। सोचो इतना पहले का कानून यहां पे लाया हुआ है, लेकिन हमारे यहां नहीं बनाने देना चाहता, क्योंकि जानता है ना कि अगर जो है इन्होंने रोक दिया फॉरेन फंडिंग को हमारे, तो हम किस तरीके से अंदर को तोड़ेंगे, भारत को किस तरीके से तोड़ेंगे बीच से। ये जानते हैं कि यहां पे भारत पे डायरेक्ट सैन्य हमला नहीं कर सकते, तो अंदर से ही तोड़ना एक उपाय है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए होम मिनिस्टर जी ने यहां पे लाया एफसीआरए, और ये इसी बात से ये खफा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी अपना फॉरेन रेगुलेशन है, फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने वाला 2018 में। देखिए यूके के पास भी है, देख लीजिए आप, सारी चीजें स्पष्ट रूप से ये चीजें जाहिर है। ये इन चीजों को जानते ही यूएसए एक्सपोज हो गया कि भाई खुद के देश में बना रखा है, यूरोपियन यूनियन ने अपना बना रखा है, चाइना ने अपना बना रखा है, लेकिन ये चाहते नहीं है कि भारत के अंदर हो। देखिए कनाडा के अंदर भी है, 2024 में लाया गया था। देखिए यूरोपियन यूनियन के अंदर भी है, सारे कंट्रीज के अंदर है भाई, लेकिन भारत को चाहते हैं कि यहां पे भारत में ना बनने दें। भारत में नहीं बनेगा तभी तो हम अपना जो है आसानी से जो है यहां पे टेररिस्ट फंडिंग करेंगे, टेररिस्ट फंडिंग आसानी से करेंगे, यहां पे जो है तोड़ेंगे देश को। इस तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का था और हमेशा रहेगा। असली मुद्दा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला पीओके है, सीधी बात है। ये बात जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी की थी, सीधी बात। उन्होंने कारगिल विजय दिवस जब था तब उस दिन ही बात ये हुई थी, तो सीधा जवाब दिया था राजनाथ सिंह जी ने, सीधा जवाब बोला था कि पीओके के अलावा हम कोई और बातचीत ही नहीं करेंगे।
हमें नहीं पता ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है या फिर ये सब चीजें हमें कुछ पता ही नहीं है। हम पीओके के अलावा कुछ और बातचीत करने ही वाले नहीं है पाकिस्तान के साथ। देखिए सीधा बात, ये कौन है? ये यूएन में है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, वहां से बोल रहे हैं ये। यहां पे देखिए पीओके में ये प्रदर्शन पाकिस्तान के सालों पुराने शोषण और दमन का नतीजा। बिल्कुल सही बात कही है एस जयशंकर साहब ने, बिल्कुल सही बात कही है। कोई हमारे लोग थोड़ी गए हैं वहां पे भड़काने के लिए, जैसे इनके आए थे आईएसआई वाले, हमारे थोड़ी गए वहां पे। वो तो इनके अपने ही लोग थे, पाकिस्तानियों के अपने ही लोग थे ना, वो लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों कितनी वीडियोस आ रही हैं जो बोल रहे हैं कि हमें जो भाई इंडियन आर्मी हमें बचा ले। सोचो एक बार कि क्या हालत है पाकिस्तानियों की, क्या हालत है उस टाइम पीओके के जो लोग वहां पे रह रहे हैं। और दोस्तों पीओके एक ऐसा इलाका है, इतने सारे टेररिस्ट हैं ना वहां पे, इतने सारे टेररिस्ट हैं, कितने सारे कैंप्स हैं वहां पे लगे हुए हैं, मुजाहिद है इतने सारे, बता नहीं सकते इतने सारे। तो यहां पे दिक्कत वाली बात यह है कि अगर मिलिट्री अटैक भी होने वाली है तो ये इसके लिए, इसका काउंटर करने के लिए भी गया है आसिम मुनीर। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भागा हुआ है, जैसे ही उसको पता चला कि यहाँ पे इंटेलिजेंस काम पर लग चुकी है अपने, है ना, पीओके की तैयारी हो रही है पूरी तरीके से। जैसे ही ये बात पता चली उसके पास गई ये बात, फटाफट भागा सऊदी की तरफ। और क्या कर रहा है सऊदी में आपको बताता हूं। फिलहाल ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बटेगा, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा। देखिए ये है बलूचिस्तान वाला इलाका, ये बलूचिस्तान वाला इलाका, यहां पे है ग्वादर पोर्ट नीचे की तरफ, ये ग्वादर पोर्ट है ना, इधर ग्वादर पोर्ट है। और ये जो है इन्होंने बना रखा है इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान और चाइना ने, ये इनका इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है। ये मामला ही सपाचट हो जाएगा अगर बलूचिस्तान यहां पे आजाद हुआ ना, ये चाहते नहीं है इसलिए कि ये जो है आजाद हो, अगर आजाद हो गया तो कब्जा हो जाएगा। और बलूचिस्तान पे किसका इंफ्लुएंस रहेगा? भारत का इंफ्लुएंस रहेगा। तो यहां पे जब चाहे ये लाइन जो है कट कर देंगे हम, जब चाहे कट कर देंगे, समझो इस बात को। और ये जो है चाहते नहीं है कि ये बलूचिस्तान जो है अलग हो हमसे, इसलिए जो है किसी भी तरीके से 1948 में मारपीट के जो है अपने साथ लाया। लेकिन आपको पता है कि एक ना एक दिन वो दिन आना ही है, एक ना एक दिन वो चीज आएगी, लोग आएंगे वापस और अपने लिए लड़ेंगे। दोस्तों 1857 में जब पहला हुआ था ना, पहला रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो यहां पे ब्रिटिशर्स को लगा कि यार यार मार दिए हम। लेकिन 1947 में मिली कि नहीं आजादी? मिली, क्योंकि लोग आएंगे जी, लोग आएंगे। आप एक बार उनको दबाइएगा, 2 बार दबाइएगा, लेकिन दोबारा जो पलटवार जरूर करेंगे। ये इतिहास रहा है, हर मानव सभ्यता का यही इतिहास रहा है कि आप उसको एक बार दबा के आप ये सोचते हैं कि अरे यार दब गई है तो, लेकिन वो दूसरी बार पलटवार जरूर करेगा, या आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे किस तरीके से ये अलग अलग यहां पे बना रखा है। ये जो है, ये घाटी जो है ना, ये घाटी दे रखी है किसको? चाइना को। और ये क्यों दे रखी है आपको बताता हूं। 1962 का युद्ध आप याद रखिए। 1962 में चाइना और हमारा युद्ध हुआ है ना, उसमें चाइना ने डोमिनेट किया। अब ये बात जैसे ही पाकिस्तान को पता चली ना, पाकिस्तान ने एक चाल चली। पाकिस्तान ने क्या किया ना, ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका दे दिया इसको, चाइना को। और ये दे के क्या जताना चाहता है कि अब जो है पीओके में थोड़ा सा चाइना के पास भी है जी। अब चाइना के पास भी है तो अगर हम अटैक करेंगे पीओके के ऊपर तो चाइना आएगा हमें बचाने के लिए। सोचो, इसलिए यहां पे क्या किया गया कि इसको दिया गया, ये घाटी इसको इसलिए दी गई, वैली इसलिए दी गई ताकि यहां पे चाइना हमारे साथ दे। नहीं तो अगर जो है पूरा इनके पास होता पीओके, मान लो ये पूरा एरिया इन्हीं के पास होता, मान लो, ठीक है, इन्होंने ही कैप्चर कर रखा होता, मान लो, सीधी तरीके से अभी तक इंडियन आर्मी कैप्चर कर चुकी होती, अभी तक इंडियन आर्मी अपना हिस्सा ले चुकी होती। बचा हुआ नहीं रहता यहां पे, समझो इस बात को, है ना, यहां पे कुछ नहीं बचा हुआ रहता, कोई पीओके नहीं होता यहां पे, ठीक है। लेकिन हमारी इतिहास में कुछ गलतियां रही हैं, आप समझते हैं वहां पे क्या गलतियां रही जिसकी वजह से न्यूक्लियर स्टेट बना पाकिस्तान। और यही गलतियों की वजह से आज जो है ये पीओके हमें देखने को मिलता है। नहीं तो ये चीजें कब की खत्म हो चुकी होती, ये मामला कब का रफा दफा हो चुका होता। आप ये बातों को समझते हैं, इन बातों को। देखिए और भी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं कि आसिम मुनीर क्यों गया था सऊदी के अंदर। सऊदी के अंदर जाने का एकमात्र ये रीजन है ना कि यहां पे इसको पता चल गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां यहां पे अटैक करेंगी या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है यहां पे कि कुछ टाइम बाद जो है अटैक होगा। तो इसने क्या किया, गया और इस्लामिक नेटो बना दिया, इस्लामिक नेटो बनाया। और इस्लामिक नेटो बनाने का सिर्फ एकमात्र यही रीजन था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है, पूरी तरीके से डर गया है भारत से कि यहां पे भारत जो है अब एक्शन जरूर लेगा और हमारे ऊपर जितना जो है एक्शन लेगा तो कोई कंट्री तो हमारे साथ है जी। वैसे तो हम भिखमंगे हैं लेकिन कोई कंट्री तो हमारे साथ आए। तो इसने क्या किया, फटाफट गया मोहम्मद बिन सलमान से मिलने यहाँ पे और जाके कह रहा है कि यार फटाफट हम तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बना लेते हैं। ये तीन जो है साथ आए हैं। दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूं ये तुर्की जो है ना, इस पर कभी भरोसा मत करो। ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी भारत का अपोज कर रहा था, सोच लो। ये ऐसा आदमी है जिस ऐसा वो होता है ना, दू मोहे सांप, वही है ये। समझो इस बात को कि कभी भी तुर्की के ऊपर भरोसा नहीं करना है। तुर्की और ईरान
इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। सऊदी के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि इसका हमारे साथ अच्छा ठीक ठाक रिलेशन बना हुआ है, यूएई के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन तुर्की और ईरान के साथ कभी भी आप उस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते जिस तरीके से बाकी देशों के साथ हमारे रिलेशन है। उस तरीके से हमारे रिलेशन कभी नहीं बन पाएंगे इनके साथ, ना चाइना के साथ बन पाएंगे। आप समझिए, सऊदी का पैसा और तुर्की का हथियार, सऊदी के पास बेहिसाब पैसा है, समझिए आप इस बात को। सऊदी के पास टूरिज्म का बहुत पैसा आता है, बहुत अथाह पैसा है उसके पास। और अब जो है न्यूक्लियर की भी प्लानिंग चल रही है वहां पे, है ना। यूएस के साथ डील हुई थी न्यूक्लियर की, सऊदी के साथ दोनों आपस में डील कर रहे थे। इनके पास 90,000 न्यूक्लियर है दोस्तों, 90,000 यूरेनियम है, और यूरेनियम से ही बनता है न्यूक्लियर। आप समझते हैं, 90,000 जो है यूरेनियम इनके जमीन पे गड़ा हुआ है, बस उसको निकालेंगे, टेक्नोलॉजी देगा यूएस और ये अपना न्यूक्लियर बना लेंगे। समझिए आप इस बात को, इनके पास बेहिसाब पैसा है, तेल बेच बेच कर इतना पैसा कमा लिया है इन्होंने कि आप जो है ये कुछ भी कर सकते हैं पैसे के मामले में। आप समझिए इस बात को। अब तुर्की के पास बहुत एडवांस वेपन्स हैं, इस बात को आप समझिए। और पाकिस्तान क्या है, न्यूक्लियर स्टेट है, गलती से बन गया भाई न्यूक्लियर स्टेट। अब जो है क्या करे, गलती से बन गया। अब जो है इसका खामियाजा जो है पूरा दुनिया भुगत रहा है आज, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं भुगत रहा है, इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। बस एक ये न्यूक्लियर स्टेट बन गया है ना, इसके बाद का इस चीज का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है आज। सोचो, ये जो है इस्लामिक नेटो बना रहे हैं, पाकिस्तान सेना बनेगी महाशक्तिशाली। ये बात चल रही है अभी मीडिया के अंदर कि क्या पाकिस्तान की सेना जो है और सशक्त हो जाएगी क्या। दोस्तों, इन तीनों से लड़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं, तीनों से लड़ने के लिए बस अकेला भारत काफी है ना। इन तीनों की सेना मिला दूंगा ना, इन तीनों की सेना मिला दूंगा, भारत से कम होगी। ये आप गूगल पे सर्च कर लेना, इन तीनों की सेना मिला दो। सऊदी के पास तो अपनी है ही नहीं कुछ सेना, तुर्की मिला दो और पाकिस्तान मिला दो, तीनों मिल के आएंगे ना, फिर भी हार जाएंगे। ये आप इस बात को समझिए, है ना। तो ये जो है पूरी तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये बस ये सोच रहा था पाकिस्तान कि हमें जो है कुछ देशों का किसी भी तरीके से साथ मिल जाए, क्योंकि यूएस ने अब पूरी तरीके से साथ इसका छोड़ दिया है। यूएस कुछ नहीं बोल रहा, अब यूएस अब जो है निकल चुका है, क्योंकि उसका काम हो गया। उसका काम बस था, जो है यूएस ईरान का वॉर चल रहा था, तो मीडिएशन करने के लिए पाकिस्तान को लाया। अब वो समझ चुका है कि ये पाकिस्तान जो है नल्ला बेरोजगार है, अब जो है इसका कोई है फायदा नहीं है, ये भी काम नहीं कर सकता, ये मीडिएशन भी नहीं करा सकता, ना नेगोशिएशन करा सकता है, तो इसको हटाओ जी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वो अब कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा अब यूएस इन चीजों पर। अब देखिए एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लामिक नेटो जो आया है, इससे जो है यहाँ पे ये तीनों देश जो है बहुत मजबूत हो चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ये तीनों मिलकर भी भारत पर जो है करने की कोशिश करें ना आक्रमण, भारत उसका डबल पेस पर अटैक करेगा। और भारत के पास नहीं है क्या रसिया, भारत के पास नहीं है क्या इजराइल। अब सोच लो, सिर्फ रसिया ही इजराइल आ जाए, खत्म हो जाएंगे ये, जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन दोनों की, हम अकेले ही इनको मार गिराएंगे। तो ये इसको लगता है कि यहाँ पे दो देशों के साथ मैं मिल जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा भारत, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत अभी भी उन चीजों के बारे में सोच रहा है, अभी भी जो है जांच चल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई हैं कि किस तरीके से हमें पीओके को लेना है, जो इन्होंने कब्जा कर रखा है ना पाकिस्तानियों ने, किस तरीके से अपने अंडर लेना है, इन चीजों पर बातचीत हो रही है। आपको और चीजें दिखाता हूं, देखिए अब जो है ये जैसे ही बात भारत में आई, देख लो भाई बातचीत जो है शुरू हो चुकी है। इजराइल के साथ पीएम मोदी ने कॉल पे बातचीत की, लोगों को लगा कि भाई बातचीत जो है नॉर्मल होगी, लेकिन नॉर्मल बातचीत नहीं थी ये बातचीत इसी के बेसिस पे थी कि जो पाकिस्तान गया हुआ है ना सऊदी में, अब ये गया आज है, लेकिन ये पता जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों को पहले ही चल चुका है ना, ये सारी चीजें पहले ही पता चल गया कि ये जाने वाला है बंदा, कहां जाएगा, सऊदी अंदर जाएगा, वहां पे इस्लामिक नेटो बनाएगा। तो उसके पहले ही हमारे मोदी जी ने नेतन्याहू के साथ बातचीत कर ली और पूरा प्लान यहां पे रेडी है कि अगर ये कुछ करे तो यहां पे पूरी तरीके से रिटेलिएशन होगा। और इजराइल कितना बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, ये आप भली बात ही जानते हैं, छोड़ेगा नहीं इजराइल, है ना। इतिहास आप देख लीजिए, उस टाइम भी न्यूक्लियर बना रहा था तो सबसे पहले मोसाद आया था। मोसाद और रॉ के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, एक बहुत गहरी दोस्ती, ये दोनों आपस में इंटेल शेयर करते हैं, है ना, बहुत पुरानी एजेंसियां हैं ये। तो देखिए दोस्तों, बातचीत तो पूरी हो चुकी है और इंटेलिजेंस भी पूरी तरीके से काम पर लग चुकी है, यहां पे इस चीज को किस तरीके से रिटेलिएट करना है, काउंटर किस तरीके से करना है, जो इन्होंने तिगड़ी बनाई है ना, इन तिगड़ी को किस तरीके से तोड़ना है, इसकी बातचीत जो है पहले ही फोन कॉल पर हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। और लोगों को लग रहा था कि ये आम बातचीत थी, नहीं दोस्तों, आप इसके पीछे की सच्चाई को समझिए। इसी से लिए पता चलता है, जो अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी और किसी इंटेलिजेंस के ऑफिसर के साथ अगर आप टच में हैं तो आपको ये सारी चीजें पता चलती रहेंगी, ये किस तरीके से यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड यहाँ पे किस तरीके से काम चलता है, टेबल के नीचे किस तरीके से काम होता है ना। ये सारी चीजें आम पब्लिक तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन ये सारी बातें होती रहती हैं दोस्तों आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, ये रिपोर्ट कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।